अच्छा जी, so before this break we were talking about implement risk response plans और मैंने कहा था कि जो हमारे कंडीशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं जिनको हमने ये बोला था कि जी अगर रिस्क अकर करेगा तो हम ये करेंगे, वो जब जब वो रिस्क अकर करता जाता है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने प्रोक्यूरमेंट के अंदर ये चीज़ देखी कि यार हमने अपने प्रोक्योरमेंट प्लान के अंदर हमने बनाया हुआ है कि मुझे क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या काम बाहर से करवाना है या आउटसोर्स करना है, उसकी प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क बनी हुई है मेरे पास। प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क के बाद हमने कहा कि हमने अखबार में जो ऐड वगैरह देने हैं जिनके फॉर्मल नाम आरएफपी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, रिक्वेस्ट फॉर बिड, व्हाटएवर यू कॉल इट, वो सब आरएफपीज़ वगैरह भी डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं। उनमें से जो लोग बिड करेंगे उनको हमने किस क्राइटेरिया की बेस पे सिलेक्ट करना है, वो क्राइटेरिया भी हमने डिफाइन किया हुआ है। किस-किस वक़्त अखबार में ये चीज़ें या वेबसाइट पे लॉन्च करनी है, पब्लिश करनी है, और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी क्लॉज़ेज़ वगैरह भी हमने ऑलमोस्ट फाइनल की हुई है। अब जैसे-जैसे प्रोजेक्ट आगे मूव करता जाता है तो हम जिस-जिस प्रोक्योरमेंट का टाइम आता जाता है उसका प्रोक्योरमेंट कंडक्ट करते रहते हैं, लोग बिड करते हैं, हम उनमें से किसी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर देते हैं। तो इस तरह हम प्रोक्योरमेंट को कंडक्ट करते हैं। देन फाइनली हमारे पास मैनेज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट वाला प्रोसेस है, और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट से मुराद क्या है? बेसिकली हम वो जो स्टेक होल्डर्स हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए थे यहाँ पे, और प्लान के अंदर उन स्टेक होल्डर्स को हमने क्लासिफाई कर लिया था कि कौन से स्टेक होल्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमें मैटर करते हैं, कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो हमें तो मैटर करते हैं बट दे डोंट वांट टू बी दे देमसेल्फ डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व। मसलन जो टॉप मैनेजमेंट है, जो सीईओ होगा, वो ये नहीं चाहेगा कि भाई वो मैटर तो बहुत करेगा, उसका एक इशारा जो है ना वो हाजिर हाजिर लहू हमारा हो जाएगा, बट एक्चुअली ये हमें वो ये नहीं चाहेंगे कि हम उनको हर बात डिटेल में बताएं। सो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर जिनको हमने क्लासिफाई किया हुआ है। उस क्लासिफिकेशन के मुताबिक हमने जो प्लान बनाया हुआ है एंगेजमेंट का, अब हम उस एंगेजमेंट को मैनेज कर रहे हैं। कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा प्रोजेक्ट के ऊपर कि जी स्टेक होल्डर्स की जो डिजायर्ड एंगेजमेंट का लेवल था वो उस लेवल पे हम नहीं पहुंच रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा वो डिज़ायर्ड लेवल चेंज हो जाता है वक़्त के साथ। आप कहते हो कि यार इसको हमने टू मच इग्नोर किया हुआ है, अब इसको हम ज़रा-सा बढ़ा देते हैं एंगेजमेंट, या हमने टू मच इन्वॉल्व किया हुआ है, इसको हम ज़रा पीछे पुश कर देते हैं। सो ये जो एंगेजमेंट का प्लान होता है, वो थोड़ा-सा रिव्यू ज़रूर होता रहता है, बट बेसिकली हम अब अपने स्टेक होल्डर को एंगेज एंगेज करेंगे। सो दैट्स व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप। तो ये तो हमने देखा इस चार्ट के सामने प्रोसेसेस के नाम से रिलेट करके। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट टेबल, जो हम जैसे हमने प्लानिंग का भी देखा था, इनिशिएटिंग का ये था या प्लानिंग का था, और अब हम आते हैं एग्जीक्यूटिंग के अंदर। अच्छा, ये एक तरह से उन्हीं बातों की रिवीजन होगी जो हमने कहा, वो आपके सामने प्रोसेसेस की शक्ल में था, और अब हम इसको थोड़ा-सा मतलब फॉर्मली इस शक्ल में देखते हैं, राइट? सबसे पहले एग्जीक्यूट द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, ये हमने कर लिया था, और हमने कहा था कि हम इस जब हम ये काम करते हैं तो हमारे पास डिलिवरेबल्स बनते हैं, कोई प्रोडक्ट जो है डिलिवरेबल्स एज़ अ रिजल्ट आती हैं। एक ये चीज़, और दूसरा उससे रिलेटेड मेरे पास वर्क परफॉर्मेंस डाटा वो बनता है। अच्छा, फिर मैंने एक और भी कहा कि इस काम के दौरान आप खुद भी चेंज रिक्वेस्ट कर रहे होगे, और एट द सेम टाइम जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर आपकी चेंजेस पीसीसी पीआईसीसी परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल प्रोसेस के अंदर जो सीसीबी चेंज कंट्रोल बोर्ड है वो कुछ चेंजेस को अप्रूव कर रहा होगा। तो अब वो चेंजेस जो अप्रूव हो जाएंगी वो एक तरह से आपका एक फ्रेश प्लान होगा या एक रीप्लान होगा कि अब आपने काम इन चेंजेस के मुताबिक करना है, अप्रूव चेंजेस के मुताबिक करना है। तो या तो इनिशियल प्लान के मुताबिक चल रहा होगा, या फिर आप अप्रूव चेंजेस के मुताबिक काम कर रहे होगे, और इस दौरान आप अपने खुद से भी कुछ चेंजेस रिक्वेस्ट कर रहे होगे। देन हमने बात की थी यूज एंड शेयर प्रोजेक्ट नॉलेज की। ये जो मैंने काम जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये इंटीग्रेशन वाले वो जो दो प्रोसेसेस टॉप पे थे, ये उनके अंदर होते हैं। उसके बाद आप देखें कि स्कोप का कोई काम नहीं है, स्केड्यूल का कोई नहीं है, और उसके बाद कॉस्ट वाला भी कोई नहीं है। देन हम आते हैं क्वालिटी के अंदर, और क्वालिटी के अंदर एज आई सेड कि आप वो जो प्रोसेसेस आपने बनाए थे, वो जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे, नाउ इज द टाइम टू फॉलो दोज प्रोसेसेस। काम यहाँ पे हो रहा है, क्वालिटी वाला उसको चेक कर रहा है कि वो प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे। इसी तरह हम कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते हैं, और कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने के नतीजे में बेसिकली हम अपने प्रोसेसेस की इम्प्रूवमेंट का एक प्लान हमने बनाया होता है कि कैसे इम्प्रूव करना है,
और फिर प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन की क्या कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपको क्लैरिटी आती है, आप अपने प्लान को दोबारा रिव्यू करते रहते हो या फर्दर प्लान करते रहते हो जो चीजें आपने पहले छोड़ी होती हैं। डिटरमाइन वेदर क्वालिटी प्लान एंड प्रोसेसेस आर करेक्ट एंड इफेक्टिव। प्लान तो फॉलो हो रहा है लेकिन वो क्वालिटी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो फिर उस प्लान की जरूरत नहीं है, मे बी उस प्लान को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो हो सकता है प्रोसेस भी फॉलो हो रहे हो, प्लान भी फॉलो हो रहा हो, बट स्टिल हमें वो इफेक्टिव ना रहे, तो अब उस सूरत में हम अपने प्रोसेसेस को रीडिफाइन करेंगे या अपने प्लान को चेंज करेंगे। देन परफॉर्म क्वालिटी ऑडिट्स, ये भी मैंने कुछ काम कहे थे कि अभी मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करता। क्वालिटी ऑडिट और क्वालिटी रिपोर्ट्स जो है वो हम क्वालिटी रिलेटेड करते हैं। क्वालिटी का जो काम है प्रोजेक्ट के ऊपर जनरली इसका ये रोल जो है ना, ये एक स्पेशलाइज्ड रोल है। और हमें जो हमारा क्वालिटी डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है, उसके लोग इसमें हेल्प करते हैं। क्वालिटी वाला काम के लिए जनरली हम डेडिकेटेड टीम अपने साथ नहीं रखते हैं। ऑब्वियसली कुछ दिन के लिए दरमियान में या कुछ जो टाइम होता है उसके अंदर क्वालिटी के डिपार्टमेंट के लोग हमें इसमें असिस्ट करते हैं। ठीक है, हो सकता है एक परमानेंट मेंबर भी उन्होंने इधर अटैच कर दिया हमारे साथ। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट प्रोजेक्ट। बट क्वालिटी का कोई ना कोई मतलब जो डिपार्टमेंट है वो इसमें अपना मेजर, क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट ऑलरेडी होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सर एक सवाल था, जी ये जो आपने कंटिन्यूस इम्प्रूव और करेक्ट एंड इफेक्टिवनेस, जो आप बेसिकली जो क्वालिटी की आपने बातें की हैं, बिल्कुल। ये सारी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में नहीं आएंगी? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, वेल डन। एक्चुअल में क्वालिटी के अंदर ना दो चीजें हैं। क्वालिटी एक खास लेवल पे जाके ओवरलैप करती है विद द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, मैंने एक्चुअल में कंट्रोल क्वालिटी का अभी तक जिक्र नहीं किया हुआ आपके साथ। क्वालिटी का फोकस है प्रोसेसेस, याद रखिएगा। क्वालिटी का फोकस है प्रोसेसेस, और ये जो मैनेज क्वालिटी वाला पार्ट है। कंट्रोल क्वालिटी के अंदर बेसिकली हमारे पास जो चीजें उन प्रोसेसेस के नतीजे में बनती हैं, हम उन चीजों को फाइनल चेक करते हैं। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर कंट्रोल क्वालिटी का एक प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे मैनेज क्वालिटी है, पहला प्लानिंग के अंदर प्लान क्वालिटी था, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग के अंदर मैनेज क्वालिटी है, और एमएनसी के अंदर कंट्रोल क्वालिटी है। कंट्रोल क्वालिटी का फोकस ये होता है कि यहाँ पे ये जो डिलीवरेबल्स बन रहे हैं और ये कैसे बन रहे हैं, ऑब्वियसली ये जो क्वालिटी के प्रोसेसेस को फॉलो करके बन रहे हैं, करेक्ट। अच्छा, अब उन डिलीवरेबल्स को हम चेक करेंगे कि यार ये डिलीवरेबल्स उस डिजायर्ड लेवल की क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा, अब अगर मेरे पास लेट्स से ये चीज उस क्वालिटी के मुताबिक नहीं हुई, तो मैं इसको वापस रीवर्क के लिए भेज दूंगा, सीधी सी बात है। लेकिन मैं साथ ये इंफॉर्मेशन और ये डेटा मैनेज क्वालिटी को भी भेज दूंगा कि भाई अगर आपकी पिछली 10 में से 5 चीजें रिजेक्ट हुई हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो हम ऑडिट की बात कर रहे थे और हम ये जो क्वालिटी रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे, बेसिकली हमें कंट्रोल क्वालिटी से इसका फीडबैक मिलता है और हम अपने प्रोसेसेस इंप्रूव यहाँ पे करते हैं। क्वालिटी इज द ओनली नॉलेज एरिया जिसके अंदर ये कंफ्यूजन मौजूद है कि आप का जो प्रोसेसेस की इंप्रूवमेंट और प्रोसेसेस का चेक है वो यहाँ पे, और जो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट है, वो जो बन रहा है, वो जो डिलीवरेबल बन रहा है, उसकी इंप्रूवमेंट का चेक यहाँ पे। बट इन दोनों में ये मैं आपको इसकी ना एक पूरा एक वो फ्लो डायग्राम है, वो जब हम क्वालिटी वाला नॉलेज एरिया पढ़ेंगे वहां पे ये बात बड़ी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि ये एक ओवरलैपिंग चीज जरूर है कि यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, कंट्रोल क्वालिटी से आती तो जरूर है मैनेज क्वालिटी में, और उसको सामने रखते रखते हुए हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं या हम अपनी इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं। अगर मेरी बहुत सारी चीजें क्वालिटी कंट्रोल वाला डिपार्टमेंट आखिर पे बना के रिजेक्ट कर रहा है, वो आखिर पे हर चीज रुक रही है, आगे पास नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? मेरा यहाँ पे जो चीजें प्रोसेसेस हैं वो ठीक नहीं है, वो स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, मुझे वो रीडिफाइन करने पड़ेंगे या फिर वो फॉलो नहीं हो रहे। इसीलिए तो हमें वो डिजायर्ड क्वालिटी की डिलीवरेबल नहीं बन रही, करेक्ट। करेक्ट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और उसमें हम ये था, हमारा इतना हिस्सा था क्वालिटी से रिलेटेड ये वाला। पहले इससे ऊपर वाला जो था वो मैंने आपको कहा कि ये इंटीग्रेशन नॉलेज एरिया था। दरमियान में स्कोप, टाइम और कॉस्ट नहीं है।
अच्छा, अब हम आते हैं रिसोर्सेज, और मैंने उसमें कहा कि अब हम ह्यूमन रिसोर्स की फिलहाल बात करते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स के अंदर हम फाइनल टीम जो हमें हायर करनी है, अभी तक प्लानिंग के अंदर आपको याद है इनिशिएटिंग के अंदर कोर टीम थी, फिर प्लानिंग टीम आई। प्लानिंग टीम के बाद नाउ इज द टाइम, जो जो लोग मुझे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए चाहिए, अब मैं उनको एक्वायर करूंगा। इट कैन बी फ्रॉम विद इन डिपार्टमेंट एंड इट कैन बी आउटसाइड द डिपार्टमेंट, लेकिन इस चीज में मुझे एचआर डिपार्टमेंट वो असिस्ट करेगा या हेल्प करेगा। अब है दूसरा फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर मुझे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हेल्प करेंगे। अगर तो ये विद इन फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन, अगर इट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन तो वो हम प्रोक्योरमेंट वाली कैटेगरी में जाकर देखेंगे, वहां पे प्रोक्योरमेंट वाला नॉलेज एरिया हमें हेल्प करेगा। सो हम वो टीम और रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज से मुराद वो मशीनरी, इक्विपमेंट, स्पेस, टेलीफोन, ऑफिसेज, डेस्क, स्टेशनरी, व्हाटएवर, वो सारे के सारे हम यहाँ पे लेंगे। अच्छा, उसके बाद हम बाकी चीजें, मैंने कहा फिजिकल रिसोर्सेज को फिलहाल भूल जाएं, ये क्या होती हैं, कैसे करते हैं, मैं आई टॉक अबाउट दैट। बट यहाँ पे हम टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज की तरफ आते हैं। और टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, वो जो मेरे पास लोग आए हैं उनको इकट्ठा करना है और उन लोगों को फिर काम के ऊपर मैनेज करना है। और मैनेज में मेनली हम टीम को एवेलुएट करते हैं, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी, उनकी एज ए ग्रुप एज ए टीम परफॉर्मेंस भी। और फिर जहाँ जहाँ पे हमें उस परफॉर्मेंस में लैप्सेस नजर आते हैं और हमें लगता है कि इनकी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वी प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देम। और फिर जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको हम रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड देते हैं। ये भी हमारे इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो एचआर है उसका हिस्सा है। अब एक चीज आप ज़हन में रखें कि आपको लगता है कि 2 महीने के काम पे, 3 महीने के काम पे हम इस तरह रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन दें, ऑब्वियसली इट इट सीम्स वेरी अनयूजुअल बेसिकली। लेकिन अगर आप लार्जर प्रोजेक्ट करें, आप सोचें कि 1.5 साल का प्रोजेक्ट है और उसमें 1 महीने की ट्रेनिंग है यूएसए से, सो आप में से कौन सा टीम मेंबर है जो नहीं जाना चाहेगा? इट वुड बी अ फन, इट वुड बी अ सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, फॉरेन क्वालिफिकेशन आपकी हो जाएगी। सो वी वुड प्रेफर टू गो देयर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स इस चीज को भी यूज करते हैं एज अ रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, कि भाई ये जो पहले फेज पे जो लोग ठीक काम करेंगे और दरमियान में ये काम करेंगे, दे विल बी रिवॉर्डेड in terms of training, a foreign training में भी, और हम उनको ऐसी जगह पे पोस्टिंग देंगे, काम देंगे जो उनकी चॉइस का होगा। तो इस तरह की भी चीजें आप रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड के तौर पे यूज करते हैं। अच्छा, अब इस दौरान जब लोग इन्वॉल्व होंगे और काम करेंगे, चाहे वो टीम की शक्ल में हो या वो अदर स्टेक होल्डर से जब आप कम्युनिकेट करते हो, बात करते हो, तो इसके नतीजे में हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं हमेशा। इश्यूज बनेंगे जहाँ पे, एक तो जहाँ पे काम हो रहा होता है वहां पे इश्यूज जनरेट होते हैं जहाँ पे काम हो रहा होता है, और जहाँ पे लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे और इश्यूज भी आएंगे। ये इन इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट्स हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये भी हमारा एग्जीक्यूटिव, और बेसिकली हमारे नजर में जो, अगर आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखें ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये इश्यूज से ही लड़ रहे होते हैं। अगर आप प्रोएक्टिव वे में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं तो आपके पास बहुत टाइम होगा कि आप इश्यूज को होने से पहले ही किल कर दें। बेसिकली प्रोएक्टिव प्लानिंग ही ये इंश्योर करती है कि आपके प्रोजेक्ट पे इश्यूज ना हो, लाइक यू इन्वॉल्व एवरीवन एट अप्रोप्रिएट लेवल। हर स्टेक होल्डर को आप साथ इन्वॉल्व करके अपना प्लान बनाते हो, तो इश्यूज फिर उनके चांसेस बहुत कम होते हैं। बट स्टिल इफ इश्यूज अराइव, आइदर जहाँ पे काम हो रहा है वहां पे या जहाँ पे लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स बने, तो फिर हम उनकी रेजोल्यूशन करेंगे। फिर ऐसा नहीं है कि मैं अपने टीम मेंबर्स को थ्रू आउट द प्रोजेक्ट अपने पास रिटेन रखूंगा, सिर्फ टीम मेंबर्स नहीं, बल्कि ऐसा नहीं है कि मैंने अपने एक बुलडोजर जो है ना 2 बार पार्क करके रखे हुए हैं। हालांकि मैं रोड बना चुका हूँ, मुझे एक पूरी हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनानी थी, मैं रोड बना चुका हूँ और मैं अब उसको वैसे वैसे ही होल्ड करके बैठा हूँ, ऐसा नहीं होगा। दैट विल एड टू माई कॉस्ट। सो हम क्या करते हैं कि जिन जिन लोगों को, टीम मेंबर्स को, रिसोर्सेज को मुझे वापस रिलीज कर देना है, और वो जनरली अगर पीएमओ है तो पीएमओ के हवाले कर दिया जाता है और वो फिर फर्दर दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर उसको डिप्लॉय कर देते हैं। हम उसको रिलीज कर देंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो लोगों को भेजना है भेज देंगे। लेकिन एक चीज आपने जरूर याद रखनी है, वो ये रखनी है कि जिन लोगों से आपने काम करवाया है, लाइक लेट्स से अगर मैं घर बनवा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिकल वाले का काम खत्म हो गया और वो जाना जा रहा है, तो हम उससे रिलेटेड जितने लेसन लर्न है
और उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट क्लोजर से के वक्त जितने डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए वो मैं अभी साइन करवा के अभी ले लूंगा, बिकॉज जब प्रोजेक्ट क्लोज में जाएगा आखिर पे, तो ये इलेक्ट्रिशियन तो मे बी 2 साल हो चुके हों या 1 साल हो चुका हो इसको गए हुए, तो मैं इसको फिर दोबारा नहीं बुला सकूंगा कि यार आप आइए तशरीफ लाइए और वो काइंडली अपना फीडबैक दे जाएं और काइंडली आप ये कर दें और काइंडली आपका वो भी रहता है, आपने लेसन लर्न भी लिखने हैं और आपके कुछ क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स भी रहते हैं। नो, जब मैं रिलीज करूंगा तो उससे रिलेटेड तमाम डॉक्यूमेंटेशन मैं अभी कंप्लीट कर लूंगा और ये भी एक तरह से इंटरम डिलीवरेबल के तौर पे मेरे पास रहेगी। और जब मैं प्रॉपर प्रोजेक्ट क्लोज कर रहा हूँ तो इधर से मेरे पास डिलीवरेबल्स ये वाले आ रहे होंगे और देन और इधर से दूसरी तरफ से मेरे पास ये डॉक्यूमेंटेशन भी शक्ल में आ जाएगी, तो क्लोजर के वक्त प्रोजेक्ट क्लोज आउट के वक्त मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन एंड गेट द फीडबैक। आप कम्युनिकेशन के अंदर या आप आगे हो और यहाँ पे कम्युनिकेशन के अंदर आप क्या करते हैं, लोगों से या तो इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हो या उनको कोई अपडेट दे रहे होते हो या इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो। और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ऊपर बनती हैं, यहाँ पे ऊपर बनती हैं, जिन लोगों ने पहले 2-3 लेक्चर देखे हुए हैं जिसमें मैंने टेबल के अंदर आपको मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का समझाया था कि WPD कहाँ से बनता है, WPI कहाँ से बनता है और फिर WPR वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनती तो यहाँ पे है, लेकिन जाहिर है वो कम्युनिकेट अगर आपको करनी है तो वो कम्युनिकेशन नॉलेज एरिया के अंदर आएगा और कम्युनिकेशन नॉलेज एरिया के अंदर भी वो मैनेज एग्जीक्यूटिंग के अंदर आएगा नाउ, बिकॉज यू आर एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग दैट कम्युनिकेशन प्लान। अच्छा, और इसी तरह रिपोर्ट्स एंड प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस ये जाती है। देन अब हम आते हैं, अगला है रिस्क का, और रिस्क के अंदर हमने कहा कि जो कॉन्टीजेंसी प्लान्स हमने बनाए थे वो प्लान्स हम एग्जीक्यूट कर देंगे एज एंड व्हेन द रिस्क वुड अकर। अच्छा, फिर है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान जो हमने बनाया था, हम उस एंगेजमेंट को मैनेज करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करते हैं। अब आखिरी बात लिखी हुई है कि इस पूरे कामों के दौरान हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान भी अपडेट करेंगे एंड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स भी अपडेट करेंगे। मैंने आपको ये कहा था कि जो मैनेजमेंट प्लान्स हैं वो बड़े स्पेसिफिक चीज़ें हैं, वो जो मैंने आपको कहा हुआ ना वो 12 प्लान्स हैं प्लस 3 बेस लाइन्स हैं, ये आपके मैनेजमेंट प्लान्स की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, इसके अलावा प्रोजेक्ट के ऊपर जो कुछ बन रहा है, जैसे मैंने अभी 3-4 दफा कहा, चार्टर बना, अजम्पशन लॉग बनी, स्टेक होल्डर रजिस्टर बना, इशू लॉग बनी, उसके बाद आपके पास ये स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोसेसेस प्रोसीजर की मैट्रिसेस वगैरह वगैरह बनी, उसके बाद आपको मैंने ये रिस्क रजिस्टर एक बना वगैरह वगैरह, इनके नाम अभी हम ले चुके हैं काफी दफा, या लेसन लर्न का एक रजिस्टर है वो बना। ये जितनी चीजें हैं, इन प्लान्स के अलावा जो भी चीज प्रोड्यूस हो रही है वो बेसिकली हमारे पास प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। और आपके प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कंटिन्यूसली अपडेट जरूर हो रहे होते हैं। मसलन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लेट्स से मैंने एक इशू था, इशू लॉग की बात कर रहे हैं, एक इशू आया और वो इशू मैं यूं उसका नाम लिखूंगा, इशू ये है, रेज्ड बाय होम, रेज्ड ऑन दिस डेट, decision about the issue, let's say हमने कहा कि so and so person will look after, who is responsible for this, current status of the issue। तो अगर ये चीज फर्दर कोई नहीं अपडेट होती, मतलब इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं होती, तो हम ये लिख देंगे कि नो प्रोग्रेस, इतना इस हद तक अपडेट जरूर होगा। और इशू रिजॉल्व हो जाता है तो हम कहेंगे इशू रिजॉल्व, तो ये डॉक्यूमेंट यूँ अपडेट होगा। इसी तरह अगर मेरे पास रिस्क रजिस्टर है, उसके अंदर रिस्क लिखे हुए हैं बहुत सारे, लाइक एक रिस्क है, दूसरा रिस्क है, तीसरा इस तरह रजिस्टर पर चढ़े हुए हैं, और अब मैं देखता हूँ कि यार इस रिस्क के बारे में हमने कॉन्टीजेंसी यहाँ पे लिखा हुआ कब होने का एक अंदेशा है, कॉन्टीजेंसी प्लान क्या होगा, इट्स एवरीथिंग रेडी। और यहाँ पे मैं कहता हूँ रिस्क अकर्ड और नॉट अकर हुआ, तो फिर मैं कहूँगा रिस्क रिस्पॉन्ड इम्प्लीमेंटेड और नॉट, वो अपडेट हो जाएगा। इम्प्लीमेंट हुआ तो फिर उसके बाद वो इफेक्टिव भी रहा या नहीं, वो अपडेट हो जाएगा। अगर रिस्क अकर नहीं हुआ तो क्या अब अकर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिस्क आइडेंटिफाई किया हुआ था कि मूनसून के दौरान ये हो जाएगा, बारिशें होंगी और ये होगा। अब मूनसून लेट्स से हम 15 अगस्त से स्टार्ट करते हैं और उसको हम लाइक अब खत्म हो चुका है, सितंबर के मिड में ही खत्म हो गया, लेट्स से हम 20 सितंबर तक हम मूनसून को क्लोज कर देते हैं और अब अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, तो क्या ये रिस्क अभी भी हम वेट करते हैं इस रिस्क का? नो, अब ये रिस्क क्लोज हो जाएगा, विदाउट अकरिंग ही ये क्लोज हो गया। तो कम से कम रिस्क रजिस्टर को मैं इस तरह अपडेट जरूर करूंगा। तो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट से मुराद वो ये है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट से मुराद क्या है कि उन प्लान्स के अंदर जो चेंजेस, जो अप्रूव चेंजेस और ऑब्वियसली इस तरह की चीजें आती हैं, उनको हम साथ के साथ अपडेट करते रहते हैं। So that was all about the executing process group. Now let's enter into another very important जो process group है, and that is monitoring and controlling। ठीक है जी। अच्छा, अब monitoring and controlling के अंदर क्या कुछ होता है?
मैं अगेन पहले टेबल से आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, और ताकि मैं ये चाह रहा हूँ कि वो टेबल का इमेज आपके माइंड में नक्श हो जाए और आपको एग्ज़ैक्टली पता हो कि यार हम उस वक़्त किस जगह पे घूम रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा, अब जाज़बी सीक्वेंस तो हमने प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में फिर फॉलो प्लानिंग करना था, लेकिन बाकी में हम जस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सीक्वेंस का अंडरस्टैंडिंग मैटर नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, प्लानिंग के अंदर देयर इज़ अ लॉजिकल लिंक एक्चुअली, उसके बगैर ये हो नहीं सकता। ठीक है। मतलब आपको मैं कैसे, जैसे मैंने आपसे पूछा यार मैं कैसे बजट बना सकता हूँ जब तक स्केड्यूल नहीं आया, सो देयर इज़ अ लॉजिकल आंसर टू दैट। इसी तरह मैं प्रोजेक्ट को यार यहाँ पे क्यों नहीं बेसलाइन फाइनल कर रहा, आगे क्यों जा रहा हूँ भाई, इसलिए कि जब आप रिस्क रिस्पॉन्स प्लान अगर बनाओगे, उस प्लान के नतीजे में बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, तो मैं इस तरह तो फिर खेलता रहूंगा बार बार चेंज होकर, तो मैं प्लान उस वक्त ओपन रखता हूँ वगैरह वगैरह। अच्छा, नाउ कमिंग टू द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप, एक चीज आपने याद रखनी है, अभी तक जो मैंने चीजें बता रहा हूँ ना, वो एक अपरेंटली एक इम्प्रेशन ये बन रहा हो शायद आपके माइंड में कि पहले चार्टर बनता है, यस पहले चार्टर बनता है, यहाँ तक तो बात ठीक है। उसके बाद चीजें आइटरेशंस में परफॉर्म होती हैं, ये नहीं होता कि एक ही दफा सब कुछ हो जाएगा। लाइक मैं जो स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई कर लूंगा, आपके ख्याल में मैं सारे के सारे पहले को मैं आइडेंटिफाई करूंगा? नो, यस मे बी, मतलब अगर मेरे प्रोजेक्ट पे कोई 100 के करीब हैं, तो उसमें से शायद पहली दफा बैठ के तसल्ली से मैंने आइडेंटिफाई किए तो वो 70 के करीब हो गए, बट स्टिल 30 के करीब बाद में आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ होंगे। तो मैं बैक वक्त प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा एग्जीक्यूटिंग में हो रहा होगा, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे कुछ स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई हुआ नया आया तो वो मैं इस प्रोसेस में आ जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक ये वाटरफॉल या एक सिक्वेंशियल मेथड के अंदर, यहाँ पे वाटरफॉल मतलब उस तरह नहीं कह रहा, लेकिन एक सिक्वेंशियल मेथड के अंदर आप पहले ये करते हो तो बाद में करते हो, ऐसा नहीं है। अब इसके बाद जो मेरा लेक्चर्स जितने होंगे उसमें आपने एक चीज याद रखनी है, अपने आप से खुद ये क्वेश्चन करना है। मैं भी कोशिश करूंगा कि साथ के साथ आपको ये याद दहानी कराता रहूं, लेकिन आपने ये देखना है कि यार इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो फर्स्ट पास की कर रहे हैं, या हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिंग में आ गया और अब हम टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव कर रहे हैं। जब मैं फर्स्ट पास की बात कर रहा हूँ उससे मुराद क्या है कि पहली दफा चार्टर बना और उसके बाद पहली दफा मैंने रिस्क आइडेंटिफाई, ये सॉरी स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई किया, ये मेरा फर्स्ट पास है। बट एज आई टोल्ड यू कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट नए स्टेक होल्डर आएंगे, और जैसे द मोमेंट यू विल आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, आप इस जगह आके लैंड करोगे, अपना रजिस्टर बनाओगे, उसकी वही एक्सपेक्टेशन, उसकी पावर और वो सब कुछ देखोगे, उसके बाद आप उसके बारे में प्लान को अपडेट करोगे और फिर आप आगे मैनेज। तो मे बी ये विद इन 1 आवर 30 मिनट्स 20 मिनट्स ये सब कुछ हो जाए, और 30 मिनट्स में ही आप एग्जीक्यूटिंग से प्लानिंग में इनिशिएटिंग में गए और इनिशिएटिंग के अंदर प्लानिंग, और इसमें बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि आप एक प्रोसेस ग्रुप से अगले में जा रहे हो, बैक वक्त आप मल्टीपल प्रोसेस ग्रुप्स में काम कर रहे हो। तो ठीक है, कुछ चीजें आपकी कंट्रोल हो रही हैं एक वक्त में, यहाँ पे एग्जीक्यूट भी हो रही हैं, कुछ आपके प्लान्स जो है वो आपके अभी भी बन रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, कुछ आपके स्टेक होल्डर नहीं बन रहे हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। और जैसे मैंने भी कहा कि जो वो टीम रिलीज करनी है और रिसोर्स रिलीज कर, तो वो इवन क्लोज आउट का भी कुछ काम यहाँ पे कर रहे होंगे जाने से पहले। अभी बाकी प्रोजेक्ट पूरा चल रहा है, लेकिन कुछ हिस्सा क्लोज आउट का डॉक्यूमेंट्स बनना शुरू हो जाएंगे। सो बेसिकली ये एक इंटरलिंक्ड है, ये ऐसी नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट बाउंड्री है और उस बाउंड्री से आगे आप जाते हो और फिर अगले पे जाते हो, ऐसा नहीं है। कभी आप भी एक जगह पे होते हो, वहां से वापस आते हो, फिर इधर जाते हो, फिर इधर जाते हो, सो इट्स अ मैक्स, ठीक है, ये आपने लाजमी याद रखना है। अच्छा, और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग तो मैंने आपको कहा राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल एंड चलती है, ठीक है, जो जिंदगी में आए होश संभालने से मौत तक खुद अपनी इस्लाह हर वक्त अपनी आप पे नजर जरूर रखनी है, ये है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, अब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर दो प्रोसेसेस हैं जो इंटीग्रेशन में आते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। पहला है मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क, पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको मॉनिटर एंड कंट्रोल करना। बट बेसिकली अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे मैं स्कोप को कंट्रोल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्केड्यूल को कंट्रोल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉस्ट को, हर नॉलेज एरिया में उस रिस्पेक्टिव प्रोसेस का कंट्रोल चल रहा है। कंट्रोल क्वालिटी है, कंट्रोल रिसोर्सेज है, कम्युनिकेशन को आप कंट्रोल नहीं करते, बेसिकली मॉनिटर करते हो। इसी तरह रिस्क को भी आप मॉनिटर कर रहे हो, फिर कंट्रोल प्रोक्योरमेंट है, और फिर इसी तरह स्टेक होल्डर हुआ है। सो मॉनिटर एंड कंट्रोल ये है इंडिविजुअल प्रोसेस ग्रुप्स, सॉरी इंडिविजुअल नॉलेज एरिया के कंट्रोल प्रोसेसेस। बट प्रोजेक्ट मैनेजर ने तो कंबाइंड सबको कंट्रोल करना है,
वो क्योंकि इंटीग्रेशन में है, तो वो कहता है कि मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क, पूरे का पूरा प्रोजेक्ट वर्क को मॉनिटर एंड कंट्रोल करते हो। अच्छा, अब इस केस में आप इंडिविजुअल को जब कंट्रोल करते हो, तो यहाँ पे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था वर्क परफॉर्मेंस डाटा बनता है, तो स्कोप से रिलेटेड वर्क परफॉर्मेंस डाटा यहाँ पे इनपुट पे आता है कंट्रोल स्कोप में। स्केड्यूल से रिलेटेड वर्क परफॉर्मेंस डाटा यहाँ पे आता है, कॉस्ट से रिलेटेड यहाँ पे आता है, क्वालिटी से रिलेटेड यहाँ पे, रिसोर्सेज से रिलेटेड यहाँ पे, एंड सो ऑन। और आउटपुट पे यहाँ पे मेरे पास WPI वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, ये है स्केड्यूल से रिलेटेड, ये है कॉस्ट से रिलेटेड वर्क, ये है क्वालिटी से रिलेटेड, एंड सो ऑन। और ये सारे का सारा कंपाइल होके कंबाइंड वे में, इंटीग्रेटेड वे में यहाँ पे इस प्रोजेक्ट मैनेजर को मिलता है, तो वो फिर पूरे का पूरा इन इंफॉर्मेशन के थ्रू वो इस पूरे वर्क को मॉनिटर एंड कंट्रोल करता है। और आउटपुट पे फिर ये कुछ रिपोर्ट्स जनरेट करता है, कुछ टॉप मैनेजमेंट के लिए चली जाती हैं, कुछ अमंग विद इन टीम मेंबर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, कुछ कस्टमर के पास जाती हैं, एंड सो ऑन, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट्स। कुछ लोगों ने रिक्वायरमेंट बताई होती है कि मुझे रिपोर्ट्स ये भेजनी है, वो हम ट्रांसलेट कर देते हैं जहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान बनता है। ठीक है, उस कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान के अंदर हम अपनी रिपोर्ट्स का फाइनल करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हम रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस रिपोर्ट लोगों को भेजते हैं, तो वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट यहाँ पे आएगी। एक रिपोर्ट और भी है, मतलब दो रिपोर्ट्स और भी होती हैं। एक मैंने आपको कहा कि ये तो मेरे प्रोजेक्ट की यहाँ पे रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट हमें भेजता है वेंडर। वेंडर से मुराद वो कॉन्ट्रैक्टर है जो प्रोक्योरमेंट, जिसको हमने काम दिया हुआ है, वो जो काम भी जिस काम पे भी लगा हुआ है, उस काम के नतीजे में हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजेगा कि सर इस वक्त मैम, इस वक्त हमारी प्रोग्रेस इतनी होगी है, इतनी होगी, एंड सो ऑन, प्रोक्योरमेंट की ये स्टेज आ गई, ये स्टेज आ गई, हमने इतना कर लिया, इतना। तो वो एक तो रिपोर्ट आएगी, ऑब्वियसली ये इकट्ठी होकर फिर जाएगी इधर ही। बट एक रिपोर्ट यहाँ से भी आती है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो काम हो रहा था उसकी रिपोर्ट। एक रिपोर्ट यहाँ पे भी आती है, टीम की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है ना, हम वो भी देखते हैं, टीम का काम हम देखना चाहते हैं कि वो कितना अच्छा कर रहा है, उसी बेस पे तो हम रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड देते हैं। तो एक रिपोर्ट का वर्ड यहाँ पे भी आपको मिलेगा। बट एसेंशियली हम इस वक्त वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, वो जब रिपोर्ट बनती है तो वो उस प्लान के मुताबिक हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये तो है मेरे पास ओवरऑल मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क का प्रोसेस। अब हम आगे आते हैं और अगला देखते हैं वो क्या है। ये है PICC का प्रोसेस, परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। हमारे प्रोजेक्ट में चाहे इनिशिएटिंग के किसी प्रोसेस से रिक्वेस्ट जनरेट हो, चेंज रिक्वेस्ट, चाहे वो चेंज रिक्वेस्ट जनरेट हो प्लानिंग में, आपको याद होगा कि जब प्लान अप्रूव हो जाता है, प्लान के कुछ हिस्से बाद में भी आप दोबारा करते हो, वहां से जनरेट हो, चाहे डायरेक्ट इन मैनेज में हो, चाहे मैनेज क्वालिटी के अंदर हो, चाहे इनमें से किसी भी जगह से चेंज रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, अल्टीमेटली वो ऊपर आएगी प्रोजेक्ट मैनेजर के पास, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर को ही उसका पता है कि पूरी पिक्चर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ही है कि यार ये साहब मुझे कह रहे हैं कि उस एक्टिविटी को हम 2 हफ्ते लेट कर देते हैं, ये चेंज रिक्वेस्ट आई है। तो इस 2 हफ्ते लेट का बाकी एक्टिविटीज पे क्या इफेक्ट होना है, उनके स्केड्यूल पे, उनकी कॉस्ट पे, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पे, वगैरह वगैरह, और फिर उससे इंटरलिंक अगर कोई और काम भी है तो उससे क्या होगा, ये सारी पिक्चर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होगी, या फिर बाहर कुछ चीजों का आंसर स्पॉन्सर के पास होगा या कस्टमर के पास होगा। सो इसलिए चेंज रिक्वेस्ट जो भी आएगी, वो चेंज रिक्वेस्ट परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल में आएगी। और यहाँ पे उन एक मतलब जो हमारा CCB है, चेंज कंट्रोल बोर्ड, उसके अंदर इन सारी चेंज रिक्वेस्ट को एनालाइज किया जाता है और या उनको अप्रूव कर दिया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है, या उनको कुछ अर्से के लिए डेफर कर देते हैं, सॉरी डेफर कर देते हैं। तो मेरे पास ये परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल हो गया। ये दो हैं हमारे पास प्रोसेसेस इंटीग्रेशन मैनेजमेंट या इंटीग्रेशन नॉलेज एरिया के अंदर। इसके बाद स्कोप के अंदर भी दो प्रोसेसेस हैं, इसके अलावा बाकी हर के अंदर कंट्रोल या मॉनिटर वाला एक ही प्रोसेस है। लेकिन ये पहले दो मैंने आपको बता दिए। अब हम आते हैं स्कोप के अंदर दो कौन कौन से हैं। एक है वैलिडेट स्कोप और एक है कंट्रोल स्कोप। पहले हम करते हैं वैलिडेट स्कोप। वैलिडेट स्कोप के अंदर व्हाट हैपेंस कि हम ये कहते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट एंड मैनेज वर्क, प्रोजेक्ट वर्क के अंदर साथ के साथ डिलीवरेबल्स बन रहे होते हैं। अच्छा, अब ये डिलीवरेबल्स क्वालिटी वाले इंश्योर कर रहे होते हैं, मैनेज क्वालिटी वाले, जिसको आप QA क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट भी जनरली कहते हैं। पहले इसका नाम क्वालिटी एश्योरेंस ही था, बट अब इसको मैनेज क्वालिटी कर दिए। तो क्वालिटी एश्योरेंस वाले आपका ये काम चेक कर रहे होते हैं कि आर यू वर्किंग एज पर द डिफाइंड प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स। और ये ऑब्जर्व करके
जो भी चीज यहाँ पे प्रोड्यूस होती है उनको हम कह रहे हैं वो डिलीवरेबल्स बना रहे हैं, और जाहिर है ये इंटरिम डिलीवरेबल है, ये फाइनल हमारे प्रोजेक्ट का डिलीवरेबल नहीं है। ये जो इंटरिम डिलीवरेबल्स बन रहे हैं, इन डिलीवरेबल्स को हम क्या डायरेक्ट कस्टमर के हवाले कर दें? नो। हम अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इसका जिक्र किया था कि वो डिलीवरेबल्स बेसिकली मेरे पास आते हैं कंट्रोल क्वालिटी के अंदर। ठीक है जी। कंट्रोल क्वालिटी के अंदर इनकी इंस्पेक्शन होती है, इनको हम चेक करते हैं, वो दीवार आई है, वो दीवार दरवाजे आए हैं, वो टंकी आई है, वो पाइप आए हैं, वो वायरिंग आई है, केबल्स आए हैं, जो भी है, वो जो कुछ भी बन रहा है, मैं उस इंटरिम डिलीवरेबल को यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल वाला चेक करेगा। अगर तो वो हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, जो हमने सोच रहा है कस्टमर के मुताबिक है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो हम इसको अप्रूव कर देंगे, आगे इसको भेजेंगे किसी जगह, वो किसी जगह मैं भी बताता हूँ। अदरवाइज हम इसको रिजेक्ट कर देंगे और वापस भेज देंगे कि भाई इस पे मजीद काम करें, रीवर्क करें, इसको ठीक करें, इट इज नॉट पास। और अगर वो पास हो जाता है, जिसको आप क्यूसी पास का एक स्टैंप लगा देते हो, जैसे प्रोडक्शन के अंदर होता है, हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन के अंदर जरूरी होता है कि आप एक क्यूसी पास के ठप्पा लग जाता है, मोबाइल निकल रहे हैं फैक्ट्री से, जूते निकल रहे हैं, तो क्यूसी पास की स्टैंप लगेगी उसके ऊपर। सो एनीवेज, अब ये जो क्वालिटी कंट्रोल से डिलीवरेबल पास होगा, इसको हम कहेंगे वेरीफाइड डिलीवरेबल। हमारी टीम ने, हमारे क्वालिटी डिपार्टमेंट ने वेरीफाई कर लिया, सो इट्स अ वेरीफाइड डिलीवरेबल। ठीक है जी। ये डिलीवरेबल जो यहाँ पे बना था वो अब वेरीफाई हो गया क्वालिटी कंट्रोल पर। अब हम इसको कस्टमर को बुला के इसका इस वेरीफाइड डिलीवरेबल को हम वैलिडेट करवाएंगे कस्टमर को बुला के, या उसका कोई रेप आएगा और वो हमारे इस डिलीवरेबल को, जो कि हमारा इंटरनली हमारी तरफ से ओके हो गया, बट हम कस्टमर से भी उसकी वैलिडेशन करवाना चाहेंगे। इस प्रोसेस का नाम है वैलिडेट स्कोप। अगर कस्टमर इसको रिजेक्ट कर देता है तो ऑब्वियसली हम डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क में तो जाएंगे। लेट्स से कस्टमर रिजेक्ट करता है और हम कहते हैं कि यार, हम अपनी स्कोप स्टेटमेंट उठाते हैं, हम उसकी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, हम इधर से जो स्टैंडर्ड बनाया था वो देखते हैं, और कस्टमर सच्चा निकलता है, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट था, एग्रीमेंट था, उसको चेक करते हैं, और हर तरह से लगता है कि यार कस्टमर की बात ठीक है, ये चीज़ वाकई ऐसी है जैसे कस्टमर कह रहा है, और हम इसको हमें रीवर्क करना पड़ेगा, तो ज़रा हम इसको वापस भेज देंगे रीवर्क। लेकिन अब यहाँ पे मैं ये भी देखूंगा कि मुझसे क्या खता हो गई, और ये भी देखूंगा कि यार ये कंट्रोल क्वालिटी वाले ने कैसे पास कर दिया इसको, इससे क्यों ओवरलुक हो गया। तो बेसिकली मैं मॉनिटर एंड कंट्रोल को भी मॉनिटर एंड कंट्रोल कर रहा था। मॉनिटर एंड कंट्रोल आप इनिशिएट को भी करते हैं, मॉनिटर एंड कंट्रोल अपने प्लानिंग को भी करते हैं, मॉनिटर एंड कंट्रोल अपनी एग्जीक्यूटिंग को भी करते हैं, और मॉनिटर एंड कंट्रोल अपनी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग को भी करते हैं कि क्या हम सही मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करें। ये तो नहीं है कि सब अच्छा की रिपोर्टें जा रही हैं, सिर्फ आंखें बंद कर रहे हैं, अपने आप को खुशफहमी में मुब्तला रख रहे हैं। सो ये भी ना हो। सो वैलिडेट स्कोप के अंदर हमारे जो डिलीवरेबल्स क्वालिटी कंट्रोल के अंदर वेरीफाई होके आते हैं, कस्टमर को बुला के हम साथ के साथ उनको वैलिडेट करवाते रहते हैं, और या तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं, अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं तो एक तरह से ये जो डॉक्यूमेंट है ये अपने पास हम रख लेते हैं, और जब प्रोजेक्ट क्लोज होगा तो वहां पे हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे रख के और इनको अपने साथ लेके जाएंगे, ताकि अगर कस्टमर कहता है, वहां पे जाके कहता है कि यार ये दरवाजे ठीक नहीं है, तो हम उसे कहते हैं कि आपने तो प्रूफ किए थे, अब आप कैसे कर सकते हैं ठीक नहीं है। सो ये है वैलिडेट स्कोप का कॉन्सेप्ट, और इस वजह से मैं आपको इंटरिम डिलीवरेबल्स की बार बार बात कर रहा था कि इंटरिम डिलीवरेबल्स एक प्रोजेक्ट के अंदर वो साथ के साथ वैलिडेट करवाना जरूरी है, पहले इंटरनली जो कि क्वालिटी कंट्रोल के अंदर वेरीफाई होते हैं, और फिर एक्सटर्नली फ्रॉम द कस्टमर जो वैलिडेट इसको करता है। अच्छा, दूसरा है कंट्रोल स्कोप। स्कोप को कंट्रोल करना, जो चीजें बन रही हैं वो एज पर, जैसे हम कह रहे हैं कि क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक बन रही है, वो क्वालिटी कंट्रोल है, बट वो चीजें पूरी बन रही हैं नहीं बन रही, तो स्कोप से रिलेटेड बातें हैं। 3 मंजिलें थी तो 3 बन रही हैं, इतने पिलर्स थे, इतने कॉलम्स थे, वो उतनी बन रही, इतनी थिकनेस थी, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, तो स्कोप पूरा हो रहा है बेसिकली। उसके बाद एक कंट्रोल स्केड्यूल, आप अपने स्केड्यूल को कंट्रोल करते हो, आप अहेड ऑफ स्केड्यूल है, आप बिहाइंड स्केड्यूल जा रहे हो, आप ऑन स्केड्यूल हो। अगर अहेड ऑफ स्केड्यूल जा रहे हो तो इज इट गुड और बैड? बेसिकली अगर बहुत ज्यादा एक खास लेवल से आप ऊपर, थ्रेश होल्ड उसको हम कहते हैं, उस थ्रेश होल्ड लिमिट से आप बाहर जा रहे हो, और बेशक आप प्रोजेक्ट को जल्दी कर रहे हो, तो देन वी नीड टू सी द रूट कॉज। क्या ऐसा तो नहीं है
कि हमारी अगर प्रोजेक्ट पे 800 एक्टिविटीज़ हैं, उन 800 की 800 एक्टिविटीज़ पे हमने इसी तरह की गड़बड़ की हुई है कि जो काम 5 दिन का हमने एस्टिमेट लगाया हुआ है, वो 4 दिन में या 3 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो हमने तो बहुत ज़्यादा अपना ओवर एस्टिमेटिंग की हुई है। और तो अगर हम स्केड्यूल अहेड ऑफ स्केड्यूल जाना जाए तो बास टाइम ये खुशी की बात नहीं होती, दैट रिफ्लेक्ट्स योर पुअर एस्टिमेशन प्रोसेस। आपने एस्टिमेशन गलत की हुई है। और अगर ये कॉस्ट के केस में है तो आप सोचें कि कॉस्ट के केस के अंदर आपने कहा हुआ कि प्रोजेक्ट 2 साल में खत्म होगा, आपने 2 साल के लिए ऑर्गेनाइजेशन का पैसा इस प्रोजेक्ट के लिए ब्लॉक करवाया हुआ, उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। हालांकि एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट 1.5 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए था। तो 6 महीने तक, उन 6 महीनों में वो कोई और प्रोजेक्ट प्लान कर चुके होते हैं। सो जल्दी अहेड ऑफ स्केड्यूल भी अगर आप हैं तो उसको भी आप इवैल्यूएट करते हो कि भाई मैं क्यों, क्या ये बस एक कोइंसिडेंस हुआ, मुझे कुछ चीज़ें फेवरेबल मिली तो हो गया। और इसका ये मतलब नहीं है कि अब जो मेरी बाकी रिमेनिंग एक्टिविटीज़ हैं, उसमें भी ऐसा होगा। अगर तो ये है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर सारी एक्टिविटीज़ रिमेनिंग में भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब चीज़ें जल्दी होंगी, तो फिर ज़ाहिर है मुझे अपना शेड्यूल की बेसलाइन चेंज करनी पड़ेगी। हम अब ये नहीं कहेंगे कि 2 साल में होगा, रादर वी वुड से कि अब हमारा प्रोजेक्ट 1.5 साल में होगा। सो इसी तरह अगर आप अहेड ऑफ शेड्यूल जाते हैं तो क्या होगा, उसके बारे में फोरकास्टिंग करते हैं। सेम गोज़ फॉर कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर भी आप देखते हो कि आप कॉस्ट बजट के मुताबिक चल रहे हो या ओवर बजट चल रहे हो या अंडर बजट चल रहे हो, और उसकी रीजन क्या है, उसकी जस्टिफिकेशन क्या है, व्हाट यू नीड टू चेंज इन योर प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह। प्लस आपकी फोरकास्टिंग की चीजें भी हैं कि आपको कितनी परफॉर्मेंस और करनी होगी, इंप्रूव करनी होगी या कम करनी होगी टू कम बैक टू द प्लान बेसलाइन। सो दिस इज लास्ट मिनट कंट्रोल। इसके बाद दोबारा आखिरी हमारा सेशन होगा जो 40 मिनट्स होगा और फिर रिज्यूम। तो यहाँ पे कंट्रोल कॉस्ट हो गया और फिर कंट्रोल क्वालिटी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अप टिल दिस पॉइंट वी हैव कवर्ड। अब है कंट्रोल रिसोर्सेज, और यहाँ पे रिसोर्सेज से मुराद ज्यादा फिजिकल रिसोर्सेज ही हैं, उनको कंट्रोल करना। जो टीम तो है ना, ह्यूमन रिसोर्स, वो यहीं पे मैनेज हो रही है, उसको आप कंट्रोल नहीं करते हो, मैनेज करते हो। जो रिसोर्सेज हैं कि आपके रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन ठीक हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि अननेसेसरी बहुत ज्यादा वेस्टेजेस हो रहे हैं। आपने एक रिसोर्सेज जो है ना वो अननेसेसरी रिप्लाई की हुई है, उनका पता ही नहीं है, वो सुबह जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज सॉरी ट्रैक्टर है वो 8 घंटे दिन में उसको इस्तेमाल होना चाहिए, वो सिर्फ 2 घंटे यूज हो रहा है, बाकी 6 घंटे फारिग खड़ा हुआ है। तो आपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स